नमस्कार, मैं प्रियंका और आप मेरे साथ सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र और हमारी क्लास में अब समाजीकरण, सोशलाइजेशन पर चर्चा हो रही है। चलिए, हम नए साल में हैं और नए साल की नई स्वर्ण रश्मियाँ आपके जीवन को आलोकित करें। नए साल का जो हम पहले भी कह चुके हैं कि नए साल के साथ ही जो है हम एक नए उम्मीदों में, एक नए आशाओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो वह उम्मीदें, वह उन आशाओं के साथ आप चलिए और आपकी जो भी उम्मीदें होंगी वह जरूर पूरी होंगी। आज नहीं तो कल पूरी होंगी। और जरूरी नहीं है, जैसे आपका कोई सपना पूरा नहीं होता है तो आप जो है हार मत मानिए, क्योंकि हार मानने से आपका दूसरा सपना है वो भी टूट जाएगा। और वही बात जो हमारे कवियों विद्वानों ने कही है कि एक सपना टूटे तो दूसरा बुने। अटल बिहारी वाजपेयी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है कि एक सपना टूटे तो दूसरा बुने। आदमी को चाहिए कि वक्त से जमकर लड़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं हार जाते हैं, मगर आप दूसरी जगह जीतने के लिए ही आप उस लड़ाई को हारते हैं। एग्जाम्पल हम बहुत सारे दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास समाज में या हमारे खुद के जीवन में होते हैं। जब हम हार गए तो हमने हार नहीं मानी, हम उठे और हमने फिर से अपनी लड़ाई को एक धार दी, एक मजबूती दी और वह लड़ाई हम जीत गए। देखिए, अगर आप एक बहुत कुशल विद्यार्थी नहीं है, बहुत कुशल विद्यार्थी का मतलब आप बहुत ऐसे विद्यार्थी नहीं है जिसका कैरियर बहुत चमकता हुआ हो या बहुत क्षितिज पर हो या जिसने बहुत जल्दी कैरियर बना लिया हो, तो कोई बात नहीं, आप जरूर किसी ना किसी क्षेत्र में बहुत अच्छे होंगे। आप अपने माता पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। कुछ ऐसी चीज होगी, ऐसी कला होगी आपके अंदर जो बहुत अच्छी होगी। लोगों से रिश्ते बनाने की कला, लोगों को माफ करने की कला, या फिर एक उदारता, ईमानदारी। तो यह मानवीय गुण भी कम महत्वपूर्ण नहीं रखते जीवन में। यह मानवीय गुण होने भी कोई कम महत्वपूर्णता की बात नहीं होती। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत सफल विद्यार्थी नहीं है, लेकिन आप जो है परेशान मत होइए कि आप बहुत सफल विद्यार्थी नहीं तो आपका जीवन असफल है। क्योंकि इस दौर में या हर दौर में व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है अपनी आंतरिक क्रियाओं को, अपनी जो आंतरिक गुण हैं, आंतरिक ईमानदारी जैसे, उदारता जैसे जो आंतरिक गुण होते हैं, उनके साथ अपने आप को समाज में स्थापित करना। तो कोई बहुत सफल व्यक्ति है मगर ईमानदार नहीं है, उदार नहीं है, या फिर चारित्रिक रूप से पत्नीत है, उसके चारित्रिक रूप से उसके गुण नहीं सफल हैं, तो वह सफल जरूर लगता है मगर वह सफल नहीं है। तो यह क्या है? यह समाजीकरण है। चलिए, हम जो है एक चैप्टर उठाया हमने और उस चैप्टर से हम अपने विषय पे आ गए। चैप्टर इट मीन्स जीवन के जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनको पढ़ने की बात थी, और वहां से हम समाजीकरण पे आ गए। तो समाजीकरण क्या है अब आप समझ गए होंगे। समाजीकरण क्या है, जो हमारे पहले चैप्टर में हमने आपको बता दिया है कि अपने समाज के अच्छे गुणों को सीखना ही समाजीकरण है। अपने समाज के, अपनी संस्कृति के अच्छे गुणों को सीखना समाजीकरण है। और हमारे सपने तो बनते बिगड़ते रहते हैं, हमारे सपने तो आते जाते रहते हैं। एक सपना टूटे तो दूसरा बुने। आदमी को चाहिए कि वक्त से जमकर लड़े। गोपाल दास नीरज की एक कविता है। अगर आप कभी बहुत दुखी हो, उदास हो, निराश हो, या आपको लगे कि हम जीवन में कुछ नहीं कर पाए, या आपने कोई ऐसी परीक्षा दी हो जिससे आपको बहुत उम्मीदें हो लेकिन आप उसको हार गए हो, आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो आप उस कविता को जरूर पढ़िएगा कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। बहुत अच्छी कविता है ये। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है कि अभी आपके हाथ में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हथियार है।
तो आप तुरंत उस पर टाइप करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। गोपाल दास नीरज की एक बहुत अच्छी कविता है ये, कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? सजल सोज सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है इसका जो कच्ची नींद जगी जवानी। बहुत अच्छी कविता है और बहुत मोटिवेशनल कविता है। देखिए, मोटिवेशनल मीन्स कभी भी आप बाहर से प्रभावित नहीं हो सकते। बाहर की ऊर्जा आपके अंदर को मतलब बहुत अच्छे से वो उस आग को मतलब धक्का नहीं सकती। अगर आप अंदर से अगर आप हारने लगेंगे तो आपकी हार निश्चित है, और अगर आप जीतने लगेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। चलिए, लेकिन बात बस यही है कि आप अपने मन की ऊर्जा को जगाइए, और लाखों बार गगरिया टूटी शिकन ना आई पर पनघट पर। आप 10 बार हारिए पर फिर आप 11वीं बार तैयार हो जाइए, एक नई शिद्दत के साथ, एक नई कोशिश के साथ। तो वहाँ पे आपको रास्ता मिलेगा। देख, क्योंकि रास्ता जो है वह हमारी मेहनत तय करती है, वह हमारे विचार तय करते हैं जो हमारे मन में बनते रहते हैं। तो इन्हीं अच्छे विचारों को ग्रहण करना समाजीकरण है। अपनी संस्कृति के अच्छे विचारों को ग्रहण करना समाजीकरण है। हम इसमें बात कर चुके हैं कि अपनी संस्कृति में सिर्फ अच्छे विचार ही नहीं होते, अपनी संस्कृति में बुरे विचार भी होते हैं, मगर उनको ग्रहण करना समाजीकरण नहीं है। किस तरह से नहीं है? जैसे हमने जो है बहुत इसमें डिटेल में बात हुई थी हमारी, कि कोई समाजीकरण कैसे सीखता है। आपको जो है बोर्ड बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। इवन मैंने इसलिए एक ही साइड में लिखा है कि मैं एक साइड में खड़ी रहूंगी तो आप दूसरे साइड को आसानी से देख सकेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमने जो है समाजीकरण में जो अनैतिक विचार है वह समाजीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि वह समाज के लिए लाभदायक नहीं है, इसलिए वह समाजीकरण नहीं है। एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और वह अपने परिवार से, अपनी माँ सबसे, उसकी जो पहली गुरु है उसकी माँ है, फिर वह बड़ा होता है और समाज में मिलता है। समाज के साथ उसका जीवन जो है वह घुलने मिलने लगता है, उसका जीवन आत्मसात होने लगता है, समाज के साथ घुलने मिलने लगता है। तो बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें भी सीखने लगता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखता है। मगर कुछ अच्छे दोस्त हैं, कुछ अच्छे दोस्त बने और कुछ ऐसे दोस्त बने जो उसे बुरी बातों की तरफ ले जाते हैं। कुछ आपके अच्छे दोस्त भी होंगे जो कहते होंगे कि कोई बात नहीं, एक कोशिश हार गए कोई नहीं, तुम दोबारा कोशिश करो और तुम्हें जीत मिलेगी। और फिर कहेंगे कि देखो तुम जो है कितने भी निराश हो, मगर तुम्हें फिर से थोड़ा सा इधर उधर थोड़ी सी अच्छी मनोरंजन की चीज़ें कर लो और फिर से जो है पढ़ाई पे ध्यान दो। और कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे जो ये बताएंगे कि नहीं, अगर तुम हार गए तो कोई बात नहीं, देखो तुम तो बार बार हार रहे हो, तो अब तुम हारते ही रहोगे, या फिर अब इस काम में तुमको सफलता नहीं मिलेगी, तो इसको छोड़ दो और चलो हम लोग मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन, इट मीन्स मनोरंजन के भी अलग अलग तरह के साधन है समाज में, हम जानते हैं। तो हमें उसमें डेप्थ में नहीं जाना है, उसकी गंभीरता पे हमें नहीं जाना है, हमें अपने मूल प्रकारांतर पे वापस आना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? समाजीकरण। और समाजीकरण में अपनी अच्छी संस्कृति को ग्रहण करना ही समाजीकरण है। चलिए, तो हम ये समाजीकरण के जैविक आधार मीन्स बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सोशलाइजेशन, ऐसे कौन से बायोलॉजिकल जैविक आधार होते हैं? बायोलॉजिकल हम जानते हैं कि जो हमारे जैविक गुण जो हमें अन्य पशुओं से, मनुष्य को या किसी भी जानवर को किसी से अलग करते हैं, तो वह क्या है? वह बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सोशलाइजेशन। ऐसे कौन से गुण हैं जो व्यक्ति को अलग करते हैं? तो चलिए, सहज प्रवृत्तियों की कमी, ये फर्स्ट है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सहज प्रवृत्तियों की कमी। देखिए, जानवर का बच्चा है, ठीक है, जानवर का बच्चा है, वह क्या हुआ? वह पैदा हुआ और खुद ब खुद उसी जीवन में सहज हो गया। उसने अपने माँ बाप के साथ ही रहना सीख लिया, खाना सीख लिया, मतलब उसका जो भी जीवन था वह उसी में ढल गया।
उसमें क्या हुआ, उसमें सहज प्रवृत्तियां क्या होती है, ऐसी प्रवृत्तियां जो जैविक रूप से निर्धारित होती हैं। ऐसी प्रवृत्तियां जो जैविक रूप से, देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो जैविक रूप से निर्धारित होंगी। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य के बच्चों जैसी ही हरकतें करेगा। अब वह प्रकृति का आप एक मतलब एक गुण कह सकते हैं कि जो जैविक प्रवृत्तियां हैं वह उसके जैसी हरकतें करेंगी ही करेंगी। शेर है तो वह दूसरे जानवर का शिकार ही करके खाएगा, गाय है तो वह अलग तरह से रहेगा, खरगोश है वह अलग तरह से रहेगा, ऐसे ही आदमी का बच्चा भी अलग तरह से रहेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कोई इसमें। अब यही सांख्य दर्शन का यही जो है मूल स्वरूप है, सांख्य दर्शन। चलिए वापस चलते हैं अपनी फिलॉसफी में, भारत की फिलॉसफी को, वेदांत को पढ़ते हैं। तो वेदांत में एक बात जो है बहुत मतलब कही जाती है सांख्य दर्शन में, कि पतंजलि का सांख्य दर्शन है, तो उसमें एक बात कही जाती है कि तिल जो है उसी से तेल निकल सकता है, बालू से तेल नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि तेल जब तिल में है तो तिल से ही निकलेगा, बालू से कभी तेल नहीं निकलेगा, क्योंकि वह उसमें है ही नहीं। इसलिए जो जिसकी सहज प्रवृत्तियां हैं, जो जिसके जैविक गुण है, वह उसको ढूंढ लेंगे। ठीक है, और सेकंड पे आते हैं अंतः क्रियात्मक आवश्यकता। अंतः क्रियात्मक आवश्यकता क्या है? आप थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचिए पहले कि ऐसी कौन सी आवश्यकता है जो समाजीकरण के लिए आवश्यक है, व्यक्ति के समाजीकरण के लिए आवश्यक है। तो इसका बहुत ही अरस्तु ने कहा है कि यदि कोई मनुष्य समाज में नहीं रहता या समाज की जरूरत को महसूस नहीं करता तो वह या तो पशु है या देवता, इंसान नहीं है। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, किसी ना किसी तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। आप दूर मत जाइए, आप अपने परिवार में देखिए तो आपको सारे एग्जाम्पल आपको अपने परिवार में ही मिल जाएंगे। मनुष्य एक दूसरे की निर्भरता के बिना मनुष्य का जीवन किसी भी तरीके से संभव नहीं है। जो निर्भरता, जो ये सोच रहा है कि वह बिना किसी की निर्भरता के अपने जीवन को संभव बना सकता है, तो वह मनुष्य ही नहीं है, वह या तो देव है या दानव है। इवन आप किसी मनुष्य को पूरी सुविधाएं देके, जो उसके समाज में या जो उसकी संस्कृति में सुविधाएं उसको उपलक्षित हैं कि ये सुविधाएं ही व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाती हैं, वो सुविधाएं दे के अगर आप व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर देंगे तो वह व्यक्ति उस कमरे में भी उलझन महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि वह एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। वह व्यक्ति धीरे धीरे खुद को पागल महसूस करने लगेगा, या खुद उसके दिमाग में ऐसी चीजें आएंगी कि वह जो है खुद को मतलब हम कह सकते हैं वो खुद को जैविक आधार पे भी खत्म करने की बात सोचने लगेगा। तो इसलिए अंतः क्रियात्मक मनुष्य की निर्भरता ही समाजीकरण को संभव बनाती है। अंतः क्रियात्मक आवश्यकता आप समझ गए होंगे। अंतः एक दूसरे पर निर्भरता, बाल्यावस्था की निर्भरता। हम जानते हैं हमारे यहाँ बच्चे जो है पैदा होते हैं, जानवरों के यहाँ पैदा होते हैं, उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया, या अगर माँ नहीं भी है तो इधर उधर से मतलब वो अपने जीवन को संभव बना लेते हैं। उनको शौच के लिए या सोने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए माँ की ज़रूरत नहीं होती। या फिर हम कह सकते हैं कि माँ तो मेन है, इवन माँ तो मतलब मेन है, उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। उनका जो जीवन है वह वैसे भी जो है संभव हो सकता है। उनको फिलहाल उन्हें भी जीने के लिए जो उनको जैविक जो उनकी भूख प्यास है वो पूरी होनी चाहिए, और बाकी चीज़ें जो है उनमें इतनी ज़्यादा उनको आवश्यकता नहीं है। वह अपने जो उनके दैनिक काम है जैसे वो अपने आसानी से कर सकते हैं। तो उनको जो है बाल्यावस्था में बच्चों को ही, बाल्यावस्था में मनुष्य के बच्चों को ही अपने परिवार की या समाज की ज़्यादा जरूरत होती है। तो यह भी समाजीकरण के एक जैविक आधार, एक बहुत बड़ा जैविक आधार है। चलिए, सीखने की क्षमता। व्यक्ति ही ईश्वर के, प्रकृति के बनाए हुए संसार में व्यक्ति ही एक ऐसा प्राणी है जो सीखने की क्षमता रखता है। सीखने की क्षमता किस तरह से रखता है? सीखने की क्षमता
किस तरह से रखता है। इसको समझने के लिए हमें क्या समझना है कि देखिए, आप कैपेसिटी ऑफ लर्न, मनुष्य की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि उसको शिक्षित किया जा सकता है, और यह किसी भी संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो शिक्षित किया जा सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें सीखने की क्षमता होती है। तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ है भाषा। भाषा सभी की अपनी एक भाषा है। हमारे देश में तो एक कहावत कही जाती है कि 8 कोस पे पानी बदले और 4 कोस पे या 15 कोस पे बानी, ऐसी ही कोई एक कहावत है कि 4 कोस पे बानी बदले 8 कोस पे पानी। मेरे ख्याल से मतलब मैं शायद डिजिट गलत बोल रही होंगी, 4 या 8, मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है ये, मगर कहावत इसी तरह की है। तो वाणी का, भाषा का एक अपना महत्व है। भाषा ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को जानवरों से प्रमुख तौर पर अलग करती है, क्योंकि सभी की अपनी एक अलग भाषा है, सभी समाज की अपनी एक अलग भाषा है, और भाषा के आधार पर ही व्यक्ति एक दूसरे से संवाद करके समाज के रिश्तों को संभव बनाते हैं, समाज के समाजीकरण को संभव बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे पे आते हैं समाजीकरण के उद्देश्य। ठीक है, एम्स सामाजिक। मैंने एक साइड में लिखा है कि मैं इधर खड़ी होकर लेक्चर दे सकूं, तो आप इधर से अच्छे से बोर्ड को देख सकिए। तो समाजीकरण के उद्देश्य क्या है? आखिर ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए समाजीकरण, कोई भी समाज समाजीकरण को अनिवार्य मानता है, या अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति क्यों सिखाना चाहता है? वो क्यों चाहता है कि हमारे बच्चे हमारी पीढ़ी को वो सीखें जो हमारे दादा नाना ने हमको सिखाया, या वो सीखें जो हमने सीखा। तो ये हम अब देखेंगे। ठीक है, समाजीकरण के उद्देश्य, ऐसे कौन से उद्देश्य हैं जो समाजीकरण को संभव बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बायोलॉजिकल पढ़ चुके हैं, ये जैविक आधार है। ठीक है, ये जैविक आधार है और ये उद्देश्य है। तो सबसे पहला है अनुशासन। अनुशासन क्या है? अनुशासन क्या है? अनुशासन, देखिए, अनुशासन तो सबसे पहली बात है अनुशासन की ये है कि अनुशासन जो है वह कुछ हद तक तब तक लगाया जाता है जब तक हम बच्चे होते हैं। अनुशासन, आप एक बार खुद से इसको समझने की कोशिश करिए। इन क्लासेस में यही जो है सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है कि इन क्लासेस में ये नहीं पता चलता है कि हम सामने वाले बच्चे से जब संवाद करते हैं, जब पूछते हैं, तो हमें ये नहीं पता चलता है कि उस बच्चे को इसका क्या मतलब है। तो ये देखिए, समाजीकरण अनुशासन सिखाता है। अनुशासन क्या है? अनुशासन है कि आपके पेरेंट्स ने आपको बोल दिया कि आपको 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, और आपको 10 बजे के बाद बाहर इधर उधर गलत तरीके से नहीं घूमना है, सही तरीके से भी नहीं घूमना है, क्योंकि रात में कुशल प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति सड़क पर रहते हैं, अच्छे व्यक्ति सड़क पर नहीं रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि बुरी प्रवृत्तियां जो है, वह नकारात्मक प्रवृत्तियां जो है वह बाहर आने लगती हैं। तो अनुशासन जो है कुछ सालों तक रहा आपके अंदर, कुछ सालों तक मदर रहे, फादर रहे, आपको सिखाते रहे, फिर आप बाहर गए और वह अनुशासन आप पर स्वयं का शासन बन गया। आपने स्वयं समझ लिया कि यह हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं है। तो समाजीकरण का सबसे पहला गुण है अनुशासन। आप समझ गए कि हमारे समाज में ये चीजें नहीं होती हैं, तो हमें ये चीजें नहीं करनी है। और उससे क्या हुआ? उससे बार बार करने से अनुशासन को जो है बार बार करने से समाज उसको स्वयं का शासन मान लेता है। ठीक है, समाज से ज्यादा अच्छा यहाँ पे व्यक्ति रहेगा।
व्यक्ति अनुशासन को आत्मसात करने से एक सबसे बड़ी जो प्रक्रिया होती है कि वह खुद को उसका शासन मान लेता है। माता पिता या समाज हमेशा नहीं सिखाता है। एक दिन ऐसा आता है कि आप खुद माता पिता बनते हैं और आपको खुद हो जाता है कि नहीं, हमें खुद से अच्छा बनना है, और जब हम अच्छा बनेंगे तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां इस चीज को फॉलो करेंगी। तो समाजीकरण जो है वह सबसे प्रथम में अनुशासन को, इसीलिए सभी समाज अपने समाज को, अपनी संस्कृति को अनुशासित रखने के लिए, अपने देश को, अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए समाजीकरण को सिखाना चाहते हैं। दूसरा है प्रेरणा का स्रोत। प्रेरणा का स्रोत क्या है? अब्दुल कलाम थे, बहुत गरीब थे, हम जानते हैं, बहुत बड़ी फैमिली में थे, बहुत माता पिता उनके माता पिता की बहुत माता पिता ने उनके माता पिता की बहुत संतान थी और बहुत गरीब थे। उन्होंने बहुत, हमने उनकी जो है अग्नि की उड़ान पढ़ी है, उनका था, आप सभी ने पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी होगी तो आप जो है मतलब बस एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी जीजा के साथ बहुत दिन तक नाव भी उड़ाई। वह पढ़ने में बहुत मेहनत करते थे, वह आगे बढ़ना चाहते, मतलब कुछ भी था, एक अच्छे गुण थे। तो अच्छे गुण से क्या हुआ कि यह समाज में अच्छे गुण क्या हुआ, व्यक्ति के लिए क्या बने, अच्छे गुण व्यक्ति के लिए नकल करने का माध्यम बने। ठीक है, अब व्यक्ति उन्हीं के जैसा बनना चाहता है। ये नकल कहीं से भी बुरी नहीं है। हम अपने बच्चों को उदाहरण देते हैं कि भैया देखो, तुम जो है अब्दुल कलाम की तरह बनना, तुम जो है गांधी जी की तरह बनना, अपने नैतिक जो मूल्य हैं उनको अब बहुत अच्छे से, तुम जवाहरलाल नेहरू बनना, या तुम बेटियों को हम कहते हैं कि तुम इंदिरा गांधी बनना, कल्पना चावला बनना। हालांकि बेटियां अभी गिनी चुनी हैं जिनको हम अपने हाथों पे गिन सकते हैं, पर फिर भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं या जो समाज के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज में अलग हट के काम करते हैं, जो समाज के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, वह हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं। और हम उनके जैसे उनके जैसे खुद भी और अपने बच्चों को भी, अपनी आने वाली संतति को भी, आने वाली पीढ़ी को भी वैसा ही बनने की शिक्षा देते हैं। तो यह क्या है, ये प्रेरणा का स्रोत है। यही हमारे जो महापुरुष हैं या जो विद्वान हैं, महापुरुष कौन होते हैं आप जानते हैं। अब मैं इसकी डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन यही जो है प्रेरणा का स्रोत होते हैं। थर्ड पे आएंगे सामाजिक भूमिका का निर्वहन। समाजीकरण हमें सामाजिक भूमिका के निर्वहन का एक गुण सिखाता है। जो हमारा समाजीकरण होता है वह सिखाया नहीं जाता, वह धीरे धीरे हमारी जिंदगी में ऐसे चलने लगता है और हम उसे ऐसे स्वीकार करने लगते हैं कि वह कब हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है हम जान नहीं पाते, और हम उसी में खुद को, श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा की थी, बहुत अच्छी सेवा की थी। उसके बाद आने वाले राजा राम ने अपने पिता के लिए, अपने पिता की आज्ञा के लिए, हम जानते हैं कि अपने पिता की आज्ञा के लिए अपने जो उनका राजपाट था, जो उनका परिवार था, उसको उन्होंने छोड़ दिया और वह 14 बरस के लिए जंगल में चले गए। राजू लोचन राम चले तजी बाप का राज बटाओ कि नाही। जब राज जंगल को जाने लगे राम, तो उन्होंने इतना निर्मोही भाव से, इतना निष्प्रिय भाव से अपने पिता के घर को छोड़ दिया कि जैसे राजू लोचन राम चले तज बाप का राज बटाओ कि नहीं। तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं, तो ये क्या दिखाती हैं, ये दिखाती हैं कि वह श्रवण कुमार नहीं थे मगर श्रवण कुमार से कम नहीं थे। तीसरे आए, चौथे आए, फिर वह चीज हमारी जिंदगी में एक बनी रही, एक ही हमें जो है एक अच्छे गुण के रूप में क्या करना है कि सामाजिक भूमिका का निर्वाह करना है, एक अच्छा पुत्र बनना है। आप राम नहीं बन सकते, लेकिन आप जो है अपने माता पिता के साथ गलत भी नहीं होते कर सकते या होते देख सकते हैं। अगर आप राम नहीं बन सकते, अगर आप
नहीं बन सकते हैं श्रवण कुमार, तो आप जो है कुछ गलत भी नहीं कर सकते। आप अपने माता पिता के लिए जो है पितृहंता भी मातृहंता भी नहीं बन सकते कि आप जो है उनकी हत्या कर दो या उनकी रक्षा ना करो या उनकी सेवा ना करो। तो ये जो है हमें हमारा समाजीकरण, सामाजिक भूमिका निर्वहन करने की प्रेरणा देता है, शक्ति देता है। हम जान भी नहीं पाते और हम इन भूमिकाओं को आत्मसात करने लगते हैं कि ये हमारे समाज की ऐसी, हमारे यहाँ एक पत्नी व्रत को ही अच्छा माना जाता है या एक प्रतिव्रत को ही स्त्रियां अच्छा मानती हैं। तो ये हमारी बेटियों के मन में या हमारे बेटों के मन में किस तरह से जो है एक मतलब एक अपनी संस्कृति की बातें, अपने मूल्य जो है वह स्थिर हो जाते हैं कि वह किसी भी स्थिति में उसको बदलना नहीं चाहते। ठीक है, इतना चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हो गई होंगी। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। कुशलता प्रदान करना, समाजीकरण कुशलता भी प्रदान करता है। कुशलता कैसे प्रदान करता है कि आप जो है कुशलता कैसे प्रदान करता है, आप खुद से सोचिए। जैसे कोई भी टॉपिक है तो आप सबसे पहले उसको अपने दिमाग में थोड़ा सा खुद सोचा करिए। खुद सोचने का मतलब ये है कि खुद सोचने का मतलब क्या है कि आप जो है वह अपने आप से भी आप उसको जैसे सोच लेंगे, समझ लेंगे तो चीज़ें जो है जल्दी आपको जो है जल्दी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि सब जो है समझने का ही मतलब होता है, सारा सब्जेक्ट या सारी चीज़ें। तो कुशलता क्या है? कुशलता देखिए, आपने पहली बार आपने अक्षर बनाया, ठीक है, ए बनाया पहली बार, ऐसे लिखा, फिर बनाया ऐसे लिखा, फिर बनाया ऐसे लिखा, फिर बनाया ऐसे लिखा। तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप लास्ट में आपका ए बहुत ही अच्छा बन गया। तो यही कुशलता है। कोई भी समाज धीरे 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 एक ही काम को करते करते उसमें कुशलता प्राप्त कर लेता है। आप भी स्वयं भी आप अपने जीवन में इस चीज को देख सकते हैं कि आपने जब पहली बार अक्षर ज्ञान को ही लेते हैं, हम दूर नहीं जाते हैं, हम सबसे पहले अक्षर ज्ञान को ही लेते हैं। तो आपने जब सबसे पहले पढ़ाई शुरू की होगी तो आपका क ख या ए बी सी डी अलग रहा होगा और आज आप उसमें पारंगत हो गए हैं। आपको बहुत अच्छे से अक्षर ज्ञान आता है, आपकी स्पेलिंग बहुत अच्छी है, या आज आप जो है शब्दों के महारथी हैं। तो यही क्या है? यही कुशलता है। समाजीकरण धीरे 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 स्वतः मतलब हमें पता नहीं चलता है और वह जो है हम उसमें निपुण होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? निपुण। निपुण मीन्स कि हम चलते चलते स्टेप बाय स्टेप हम एकदम से अच्छे बन गए। हम एकदम से आपकी राइटिंग, एक दिन ऐसा आया कि आपके टीचर ने बोला, जिस टीचर ने सबसे पहले आपको बोला था कि आपकी राइटिंग तो बहुत खराब है, उसने सबसे पहले आपको बोला और ये तुमने लिखा है तो बहुत ही अच्छा है। तो ये क्या है? यही कुशलता है। और यही जो है समाजीकरण धीरे 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 क्या करता है? समाज को प्रदान करता है। और समाज जो है जान भी, जैसे आप नहीं जान पाते हैं कि आपकी राइटिंग कब कौन से सन में अच्छी बनी थी, वैसे ही समाजीकरण के द्वारा समाज में कुशलता आ जाती है। हर किसी काम में विभिन्न काम होते हैं समाज के पास और समाज उसको जान भी नहीं पाता। ठीक है, लास्ट से भावात्मक प्रक्रिया है, सॉरी लास्ट नहीं है, 5th है। मैंने ऐसे ही नंबरिंग कर दी है कि आप जो है उसको आपको समझने में आसानी हो, सुनने में आसानी हो, क्योंकि ये ऐसी क्लास तो है नहीं कि शिक्षक और छात्र आमने सामने हैं। तो इन क्लासेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह जो है थोड़ा सा रोचक बनाना भी है कि आप जो समझें तो वह आपको समझ में आए। तो यह समाजीकरण एक भावात्मक प्रक्रिया भी है। भावात्मक क्या है? भाव क्या होते हैं? भाव क्या होते हैं? भाव आप जो है बहुत अच्छे से जानते होंगे। भाव मतलब कोई भी हो नहीं, इमोशन। इमोशन क्या है कि आप किसी चीज के प्रति भावात्मक महसूस करिए। आप भावात्मक महसूस करते हैं कि मेरे इसको जो है दादा ने भी सीखा था। मेरे इमोशन तो मेरे दादा ने भी सीखा था, मेरे नाना ने भी सीखा था, मेरे पापा ने भी सीखा था, फिर मैं सीख रहा हूँ।
ठीक है। तो ये क्या है, ये एक भावात्मक प्रक्रिया है। या आप भावों के द्वारा याद करिए कि पिछली मकर संक्रांति, छोटी सी बात है, ये एक एग्जाम्पल है। ये मकर संक्रांति हमारे समाजशास्त्र में नहीं है, हमें क्या आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मकर संक्रांति बहुत जल्दी ही आने वाली है, तो हम इसलिए आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं मकर संक्रांति का। तो मकर संक्रांति है, आपके दादा बताते हैं कि पिछली हमारे जमाने में मकर संक्रांति ऐसी होती थी। आपके पापा ने कुछ अलग बताया, आपने अपने जीवन में कुछ अलग पाया, मगर आप चाहेंगे कि आपका बच्चा भी इसमें जो है अपने इमोशन से जुड़ा हुआ है। बेशक बहुत ज़्यादा वह उसको मनाने का जो ढंग है वह थोड़ा अलग हो जाएगा, मगर वह उससे जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि वह उसमें भावात्मक प्रवृत्तियों को महसूस करता है। भावात्मक प्रवृत्तियां कैसे बनती हैं? भावात्मक प्रवृत्तियां जो है वह भावात्मक प्रवृत्तियां कैसे बनती हैं ये आप समझ लीजिए। बहुत ही जो है इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस इमोशंस की बात है कि कैसे जो है आपके अपने पूर्वज जो है वह जुड़े रहे। पूर्वजों का जुड़ाव जो है ये इस प्रक्रिया को संभव बनाता है कि आप जो है अपने, ये मनुष्य के पास ही ये चीजें हैं कि वह अपनी संस्कृति 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, या 80 साल या 100 साल हो गए, आप कहीं विदेश में चले गए, आप वहां जाके फंस गए, मगर आपने होली दिवाली को नहीं भूला। आपको ये याद है कि हमें जो है दिवाली के त्यौहार पे अपने घर को बहुत, आप जो है बहुत अच्छी सोसाइटी में हैं, मगर आप 4 दिए बाजार से जरूर ढूंढेंगे और आप जो है दीपावली को मनाएंगे। एक बस इस अर्थ में मनाएंगे कि आप उसके साथ इमोशन से जुड़े हुए, भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। आपकी बेटी जो है किसी भी संस्कृति में है, किसी भी समाज में है, या आपका बेटा, लेकिन आप जो है थोड़े से एक दिन निकाल के आप रक्षाबंधन पे भाई बहन एक दूसरे के साथ मिल लेना चाहते हैं। क्यों में, हालांकि उन राखी के धागों में या उन जो एक प्रक्रिया होगी उसमें से कुछ भी उससे संभव नहीं है, मगर बहन को ये लगता है अधूरा लगेगा और भाई को भी अधूरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वह उन पर्वों के माध्यम से जुड़े हुए थे आपस में। तो यह भावात्मक प्रक्रियाएं भी हैं जो समाजीकरण के द्वारा, जिनके द्वारा समाजीकरण का उद्देश्य पूरा होता है। समाजीकरण के द्वारा समाज में अच्छे विचारों का आना संभव होता है। तो ये समाजीकरण के जैविक आधार हैं जो व्यक्ति को मनुष्य से अलग करते हैं। और उसके जैविक आधार आप जानते ही हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं एक बार लास्ट में इसको दोहरा देती हूँ अंतिम में। तो जो जैविक आधार